बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का काफ़ी दिन बाद मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ और आज मैं क्यों कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को स्टार्ट करने लगी हूँ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और ये अब आजकल में सिविल जज के एग्ज़ाम्स हैं। मैं खुद भी तैयारी कर रही हूँ वैसे जुडिशरी के लिए, और इससे पहले मैं CSS और PMS के एग्ज़ाम देती रही हूँ जिसमें मैं करीब करीब जाके फेल हुई। तो वो कहते हैं ना, जो CSS फेलियर भी कमाल होते हैं। ये मैं अपनी तारीफ खुद नहीं बयान कर रही हूँ, लोगों के कहने की बात कर रही हूँ। अदरवाइज़ अच्छा, खैर जी, अभी मैं ये सिर्फ ओवरव्यू कर रही हूँ, सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि फ़र्स्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ रहे हैं, तो उनको एक तरह का ओवरव्यू हो जाएगा कि इसमें एक्चुअली है क्या। और जो लोग पढ़ चुके हैं तो उनकी रिवीजन हो जाएगी कि एक एक सेक्शन में रीडिंग नहीं करूँगी, सिर्फ उसका कॉन्सेप्ट बयान करूँगी, और उससे मेरी भी रिवीजन हो जाएगी, सुनने वालों की भी हो जाएगी, और आगे भी फॉर द टाइम देंगे अगले बैच के लिए, उससे अगले बैच के लिए, जब तक ये चलता रहेगा तब तक काम आएगा। इसी नीयत से कर रही हूँ कि किसी का भला हो जाए, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों से मुझे पढ़ना पड़ता है, बहुत सारी जगह पे जाना पड़ता है, बहुत सारी बुक्स पढ़ती हूँ, सर्च करना पड़ता है, और फिर कहीं कितने सारे मेरे उस्ताद हैं जिनके साथ दिमाग खपाती हूँ, और फिर जाके समझ आती है कि ये बेसिकली एक्ट ला कहता क्या है। कोई भी एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ है, कोई भी है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट दिखने में बहुत आसान लगता है और ये है भी आसान ना। कुछ लोगों को ये बहुत टेक्निकल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये नहीं है मुश्किल, ईजी है। अच्छा जी, चलिए शुरू करते हैं। इसमें जी टोटल चैप्टर्स इसके 11 हैं, और इसका चैप्टर 11 जो है वो रिपील्ड है, उसमें से पार्टनरशिप एक्ट बनाया गया, और फिर इसका चैप्टर 7 रिपील्ड है जहाँ से सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट बनाया गया, और वो 76 से 123 तक सारे सेक्शन रिपील्ड हैं। बाकी इसके बचते हैं 238 टोटल सेक्शन है, उसमें ये 76 से 123 वाले निकाल दें। वो ये नए पढ़ने वालों को ये ना लगे ना कि मैंने इतने सारे सेक्शन स्किप कर दिए, तो पहले बता रही हूँ। अच्छा जी, किसी भी लॉ को पढ़ने के लिए उसके प्रियम्बल पढ़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रियम्बल बताती है एक्चुअली है क्या। तो ये एक्ट जो है वो डिफ़ाइन करने के लिए, अमेंड करने के लिए बनाया गया। कौन से लॉ को जो कि कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ऑलरेडी मौजूद थे उनको अमेंड किया गया और उनको डिफ़ाइन किया गया। अब प्रिलिमिनरी में चैप्टर सेक्शन 1 इसका कहता है जी, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहलाएगा, ये पूरे पाकिस्तान पर एप्लीकेबल है, और इसकी ये जो ऊपर स्टार्ट में डेट होती है ना, ये होती है इसकी इनेक्टमेंट डेट 25 अप्रैल 1872, और जो सेक्शन 1 में लिखी होती है वो होती है उसकी इन्फोर्समेंट डेट, वो है जी 1 सितंबर 1872। अब सेक्शन 1 में ही उसने इनेक्टमेंट्स रिपीट लिखा है, वो क्या होती हैं कि वो कहता है कि ये एक्ट कहीं पर भी अप्लाई नहीं होगा जहाँ पर अगर कोई कन्वेंशन या कस्टमरी लॉ मौजूद है, या कन्वेंशनली कुछ चल रहे हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट चल रहे थे इससे पहले, इस एक्ट से पहले कोई भी रेगुलेशंस, तो अगर तो इस लॉ ने उसे एक्सप्रेसली रिपीट नहीं किया तो फिर तो वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। अगर एक्सप्रेसली रिपीट कर दिया तो फिर वो सारे के सारे रिपीट समझे जाएंगे। लेकिन अगर एक्सप्रेसली रिपीट नहीं भी किया तो भी वो इस एक्ट की कंट्रेरी में नहीं होने चाहिए। मतलब जैसे इस एक्ट में कहा है कि जी अग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट है, और कोई और कस्टमरी लॉ जो कहता है कि कोई जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ ना भी हो तो वो भी एग्रीमेंट जो है वो वैलिड है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है। सेक्शन 2 है जी इसकी इंटरप्रिटेशन क्लास। इसमें सबसे पहले प्रपोजल है, अगर कोई ऑफर करता है और वो इस वजह से ऑफर करता है कि दूसरा बंदा उसका असेंट दे दे, और उसकी मतलब नीयत यह है कि उसकी असेंट ले ले, तो वो प्रपोजल कहलाएगा। फिर उसके बाद जी एक्सेप्टेंस, अगर वो उसकी एक्सेप्टेंस दे देता है, कि जैसे कि अगर कोई कहता है मैं अपना मोबाइल बेचना चाहता हूँ और दूसरा कहता है कि ठीक है मैं ले लेता हूँ, तो ये हो गई एक्सेप्टेंस और ये बन गया प्रॉमिस। लेकिन प्रॉमिस बनने तक ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट तब बनेगा जब इसमें कंसिडरेशन आएगी। वो आगे बढ़ते हैं। प्रपोजल जो है वो, जो प्रपोजल देने वाला है वो प्रॉमिसर कहलाएगा, जिसने प्रपोजल एक्सेप्ट किया वो प्रॉमिसरी कहलाएगा, क्योंकि उन दोनों के दरमियान में एक प्रॉमिस क्रिएट हो गया ना, एक वादा हो गया। और अगर इस दरमियान में कोई कंसिडरेशन आ गई है तो फिर वो एग्रीमेंट बन जाएगा। एग्रीमेंट अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। और वही अग्रीमेंट अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रेसिप्रोकल है, मतलब एक ने भी एक एक्ट परफॉर्म करना है और दूसरे ने भी एक एक्ट परफॉर्म करना है, तो वो रेसिप्रोकल प्रोमिसेस बन जाएंगे। मतलब जैसे कि वो मैं कहूँ कि ये मेरा मोबाइल मैं आपको देना चाहती हूँ, वो कि आप मेरा मोबाइल ले लें, तो रेसिप्रोकल हो गया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। इसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं, सिर्फ यही नहीं है। अब अग्रीमेंट जो है वो एक, अगर एक पार्टी के ऑप्शन पर ख़त्म हो सकता हो तो फिर उसे हम वॉइडेबल अग्रीमेंट कहते हैं। इसके आगे भी डिटेल वो आएगी कि अगर वो फ्री कंसेंट के बगैर लिया गया तो फिर जिसकी फ्री कंसेंट नहीं ली गई थी तो वो उसके ऑप्शन पर ये वाइडेबल हो जाएगा। ये आगे सेक्शन 14-15 में समझते हैं इसको। अब अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट सीज हो जाए इन्फोर्सेबल होने के लिए तो फिर वो भी वाइड होगा।
वाइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन ये है कि सीज, अब सीज का क्या मतलब होता है कि इम्पॉसिबल एक्ट हो जाए। अगर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही ऐसा जो कि इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है तो फिर वो वाइड होगा। अब ये चैप्टर 1 है कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। सेक्शन 3 क्या है जी, कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल। कम्युनिकेशन क्या है जी, कि वो अगर एक बंदा दूसरे बंदे को कहता है कि मैं ये मोबाइल बेचना चाहता हूँ, तो वो उसने क्या किया, कम्युनिकेशन। दूसरे ने कहा ठीक है मैं खरीदना चाहता हूँ, तो वो होगी एक्सेप्टेंस। अब रेवोकेशन क्या है, वो जो मोबाइल अपना बेच रहा है उसने कह दिया, वो इससे पहले कि वो एक्सेप्ट करता है उसने कह दिया नहीं नहीं मैंने नहीं बेचना। क्यों, क्योंकि वो अभी अभी मेरे मोबाइल, मुझे पैसों की ज़रूरत थी इसलिए मैं बेच रहा था, और मेरे पास अभी अभी पैसे मेरे जैज़ कैश अकाउंट में आ गए, कहीं से मैंने लेने थे या जो भी था इशू मामला, तो अब मैंने नहीं बेचना, तो वो क्या हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा। अब सेक्शन 4 क्या कहता है जी, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगी, जब वो दूसरे की नॉलेज में आ जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज़ है टेक्निकल से थोड़ी सी, कि एज अगेंस्ट द प्रपोजर, प्रपोजर के अगेंस्ट कब होगी, जब वो उसकी पुट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन टू हिम, मतलब जब वो उसकी पावर से बाहर चले जाए, कि वो उसने प्रपोजर ने कहा कि मैंने ये मोबाइल बेचना है, तो वो उसकी कम्युनिकेशन हो गई, क्योंकि अब वो उसको वापस अपने अल्फाज नहीं ले सकता, क्योंकि दूसरा बंदा सामने खड़ा उसे पता चल गया। अब अगेंस्ट द एक्सेप्टर जब उसकी नॉलेज में आ जाएगा, अब उसकी नॉलेज में आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा, फिर वो कंप्लीट हो जाएगी, क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन उसकी। अब रेवोकेशन क्या है, रेवोकेशन भी का भी सेम प्रोसीजर है, कि जब वो उसकी पावर में वो पुट इनटू कोर्स ऑफ परमिशन ट्रांसमिशन आ जाएगी जिस भी पर्सन के, तो वो क्या हो जाएगी, रेवोकेशन हो जाएगी, और उससे पहले पहले उसकी नॉलेज में आने से पहले पहले उसने रिवोक करना है। नॉलेज में आने से पहले पहले रिवोक कैसे करना है, कि अब मैंने जो अपना मोबाइल, अगर मैं कहूँ कि मैं ये जिस मोबाइल से मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ वो मोबाइल मैंने सेल आउट करना है, अगर कोई लेना चाहता है तो वो कमेंट में मैसेज कर दे, तो वो ये मेरी क्या होगी, एक जनरल ऑफर होगी, हर किसी को आगे। अब जो उस कमेंट में मैसेज करेगा तो उसकी नॉलेज में, मेरी नॉलेज में तब आएगा जब मैंने वो कमेंट पढ़ा होगा। अगर मैंने वो कमेंट पढ़ा ही नहीं तो तब तक वो मेरी नॉलेज में आएगा ही नहीं, तो मतलब तब तक एक्सेप्टेंस की वो रेवोकेशन हो सकती है, आप डिलीट कर सकते हैं उस मैसेज को, ठीक है। अब 5 में कहता है जी, रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। अब रिवोक भी कर सकते हैं जनरली, सेक्शन 4 में जनरल रूल ये है कि सेक्शन 4 के तहत ही, कि वो रिवोक नहीं हो सकते बिफोर द कम्युनिकेशन, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ नॉलेज, मतलब नॉलेज में आने से पहले पहले रिवोक कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद नहीं कर सकते। ये जनरल रूल है जो सेक्शन 4 ने बताया। 5 उसकी एक्सेप्शन बताता है, वो कहता है कि आप उसको सॉरी ये 5 में ही उसका जनरल रूल है, कि वो कहता है कि नॉलेज में आने से पहले पहले उसकी रेवोकेशन हो सकती है। 6 में कहता है कि कब हो सकती है, बाद में भी हो सकती है। एक्सेप्शन 6 में है, रेवोकेशन हाउ मेड। अब कम्युनिकेशन नोटिस कर सकता है वो उसको नोटिस दे के जी नहीं मैंने वो रिकॉर्ड किया था, मैं एक और लेक्चर रिकॉर्ड कर रही थी जी, सॉरी जी मैंने तो वो जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर कहा था, अदरवाइज मैं अपना मोबाइल बेचने के लिए विलिंग नहीं हूँ, ठीक है। लैप्स ऑफ टाइम, मैंने एक मुकर्ररा वक्त लिया था कि भाई आप जो है 1 महीने के अंदर अंदर अगर किसी का कमेंट आ गया तो मैं उसको मोबाइल दे दूँगी। 1 महीने में किसी का भी नहीं आया, 1 महीने के बाद किसी ने अगर कमेंट किया तो वो उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। बाय द फेलियर ऑफ एक्सेप्टर टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट, अगर उसमें मैंने कोई कंडीशन प्रेसिडेंट लगाई है, कंडीशन प्रेसिडेंट से मुराद कि मैंने कहा था कि अगर आप जो है वो कमेंट में लिख के देंगे, तो वो कमेंट में ही अगर कोई लिखेगा तो ही वो मतलब एक्सेप्टेंस होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। या मैंने उसमें लिख दिया था कि भाई आप कमेंट में नहीं लिखेंगे, मुझे मैं फ़ोन नंबर अपना लिख रही हूँ तो मुझे कॉल करके आप कहेंगे, तो फिर एक्सेप्टेंस होगी, तो वो कंडीशन प्रेसिडेंट ही फुलफिल करनी होगी, ठीक है। उसके अलावा डेथ ऑफ द प्रपोजर, या फिर वो जो है प्रपोजर की डेथ होगी बिफोर, और नॉलेज में आने से पहले एक्सेप्टर की, मतलब नॉलेज उसकी एक्सेप्टेंस उसने दी या नहीं दी, वो उसकी नॉलेज में ही नहीं आया, उससे पहले वो मर गया, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं, वो रेवोकेशन हो जाएगी उस कॉन्ट्रैक्ट की। सेक्शन 7 कहता है जी, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए, बगैर कंडीशन के होनी चाहिए, और उसी मैनर में होनी चाहिए जैसे कि बताई गई है। 8 में कहता है जी, एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग कंडीशंस और रिसीविंग कंसिडरेशन। एक्सेप्टेंस जो है वो कैसे हो सकती है, या तो आपने परफॉर्म कर दिया कुछ भी जो उसमें कहा गया था, या आपने कोई कंडीशन फुलफिल कर दी, या फिर आपने कोई कंसिडरेशन रिसीव कर ली। इन तीनों चारों चीज़ों में से कुछ भी हो गया, मतलब आपने मुंह से नहीं भी कहा कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन उसमें जो कंडीशन थी वो आपने फुलफिल कर दी, तो भी आपका ये कंप्लीट हो जाएगी, एक्सेप्टेंस हो जाएगी। 9 कहता है जी, प्रॉमिस एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। प्रॉमिस जो है एक्सप्रेस भी होना चाहिए और इम्प्लाइड भी होना चाहिए। आगे चैप्टर 2 स्टार्ट हो रहा है। अच्छा जी, इसमें एक और चीज़ है कि आपको सेक्शन याद करने पड़ते हैं इसमें किसी भी एग्ज़ाम के लिए, लॉ के,
तो सेक्शन याद करने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप सेक्शन के बजाय चैप्टर याद कर लें, और चैप्टर के फिर दरमियान वाले पोर्शन सेक्शन याद करने के कहाँ से कहाँ तक एक चैप्टर है। तो वो फिर आप अगर क्रॉस रेफरेंस में या रेफरेंस में या रेलेवेंट प्रोविजन में अगर आप चैप्टर और उसके अंदर के सेक्शन वो भी लिख देंगे तो इनफ होता है, बजाय कि आप एक एक सेक्शन फिंगर टिप्स पे याद करें, जो कि इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकते। सारे के सारे लॉज के कितने सारे लॉज हैं, उस सबको याद करना बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा जी, खैर आगे चलते हैं। अब चैप्टर 1 जो था इसमें सेक्शन 1 से 9 तक थे। अब चैप्टर 2 है जी कॉन्ट्रैक्ट्स, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वाइड अग्रीमेंट। सेक्शन 10 कहता है जी व्हाट अग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। सारे के सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हैं अगर वो फ्री कंसेंट से मिले हैं, पार्टीज ऐसी हैं जो कि कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, लॉफुल कंसिडरेशन है उसमें, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, या फिर एक्सप्रेसली वाइड डिक्लेयर ना कर दिया गया हो उसको, तो ठीक है। अब 11 में वो कहता है कि कॉम्पिटेंट कौन है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, जो भी पर्सन मेजर है, साउंड माइंड है, जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया होगा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वो कॉम्पिटेंट है। अब साउंड माइंड कौन होता है 12 में बताया। साउंड माइंड वो है जो कि पर्सन कैपेबल हो अंडरस्टैंड करने के लिए, या फिर वो रेशनल जजमेंट दे सकते हो। इसके वो क्रॉस रेफरेंस में आप आर्टिकल 3 QSO भी लिख सकते हैं कि उसमें भी यही वाली वर्डिंग है। उसके अलावा वो एक और चीज़ है कि उसको पता हो कि मैं जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अब सेक्शन 13 है जी कंसेंट। कंसेंट से मुराद ये है कि दो लोग अग्री हों या दो से ज़्यादा लोग भी सेम थिंग को इन द सेम सेंसेस में अग्री हों, मतलब जो बात एक कह रहा है और दूसरा भी उसी को समझ रहा है। वो इस पर कहा जाता है ना कि जी मैंने जो कहा मैं उसका जिम्मेदार हूँ, जो आपने समझा उसका नहीं। तो मतलब जो मैंने कहा, जो मेरी इंटेंशन थी वही अगर आपने समझा तो फिर तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। 14 सेक्शन फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट में 5 चीज़ें अगर हैं तो वो फ्री कंसेंट नहीं है, अदरवाइज फ्री कंसेंट है। अगर कॉर्शन है, अंडी इन्फ्लुएंस है, फ्रॉड है, मिसरिप्रेजेंटेशन है, मिस्टेक है, या फिर इनमें से कोई एक एलिमेंट है जो कि इसमें है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, तो वो फ्री कंसेंट के साथ नहीं होगा, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट वाइटेबल होगा। सेक्शन 15 कॉर्शन को डिफाइन करता है जी। कॉर्शन क्या होता है कि अगर कोई शख्स पीपीसी के बताए हुए, मतलब जितने भी सेक्शन है पीपीसी में, जितने भी ऑफेंसेस हैं उनमें से कोई एक्ट करने की धमकी देता है या कोई करता है, तो वो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। मतलब जैसे वो एक्सटॉर्शन है ना, कि वो उसको कहता है कि जी इसके ऊपर साइन कर दो, अगर नहीं किया तो मैं फलां को हर्ट पहुंचाऊंगा या तुम्हें मैं मार दूंगा, नहीं तो वो गन पॉइंट पे रख के कर देता है, तो वो कॉर्शन का एलिमेंट होता है। तो उसके बाद वो साइन करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो क्या हो जाएगा, वाइडेबल हो गया एट द ऑप्शन ऑफ द पर्सन हुज कंसेंट वाज टेकन। सेक्शन 16 जी अंडी इन्फ्लुएंस। अंडी इन्फ्लुएंस क्या कहता है कि अगर कोई शख्स डोमिनेंट पोजीशन में हो किसी दूसरे की विल के ऊपर, चाहे वो रियल विल हो या फिर अपरेंट। अब रियल और उनका रिलेशन जो है वो फिड्यूशियरी रिलेशन होना चाहिए। अब रियल और अपरेंट विल में क्या होता है कि बज़ाहिर जो है वो एक बंदा देख रहा है कि भाई ये इन दोनों का रिलेशन, जैसे टीचर और स्टूडेंट में। अब स्टूडेंट तो टीचर की विल को डोमिनेट नहीं कर सकता ना, ऑब्वियस बात है कि टीचर ने ही स्टूडेंट को डोमिनेट करना है। अब अपरेंट विल में होता है बहुत सारे रिलेशन ऐसे होते हैं जिसमें पता ही नहीं चल रहा, जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, पता ही नहीं आता कि हस्बैंड वो जो है डोमिनेट पोजीशन पे है या वाइफ डोमिनेट पोजीशन पर है। बीवी से सुनो तो वो कहता है हस्बैंड है, हस्बैंड से सुनो तो वो कहता है बीवी है। तो वो इस तरह की अपरेंट पोजीशन पे भी, ये जस्ट फॉर जोकिंग मैंने कह दिया ये वाली एग्जांपल, अदरवाइज अपरेंटली पता चल रहा हो कि कौन डोमिनेट पोजीशन पर है तो वो भी हार जाएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई मेंटल इलनेस या एज रीज़न ऑफ एज की वजह से या बॉडी डिस्ट्रेस की वजह से अगर कोई शख्स जो है वो इस कैपेसिटी में है कि वो अपनी मतलब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को अपनी फ्री विल के साथ या साउंड माइंडनेस के साथ नहीं परफॉर्म कर सकता, दूसरे ने उससे वो करवा लिया, तो समझा यही जाएगा कि उसने अंडी इन्फ्लुएंस के जरिए करवाया है। ठीक हो गया जी। सेक्शन 17 है जी फ्रॉड डिफाइंड। फ्रॉड से क्या मुराद होता है कि अगर कोई शख्स एक्टिव कंसीलमेंट देता है या फ्रॉड सजेशन देता है दूसरे बंदे को कि भाई वो ये बात समझे कि ये ट्रू है, या कोई प्रॉमिस करता है कि इस वजह से कि उसे पता है मैंने परफॉर्म ही नहीं करना, ठीक है। वो जो होता है ना वो लड़का लड़की को इतने वादे वईद कर देता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा तुम्हारे लिए, वो चांद तारे तोड़ने वाला, लेकिन उसे पता है मैं ये कर ही नहीं सकता, मैंने करना ही नहीं है। खैर, अब कोई भी और एक्ट जो कि फिटेड टू रिसीव हो, या फिर कोई लॉ ने स्पेशली डिक्लेयर किया हो कि ये फ्रॉडलेंट है, जैसे आप पीपीसी में चले जाएं 420 ऑनवर्ड, बल्कि 417 18 से शुरू हो जाते हैं चीटिंग वाले, तो वो भी फ्रॉड आ जाएगा इसमें। अच्छा, इसमें एक्सप्लेनेशन में एक और चीज़ कहता है कि मेयर साइलेंस जो है वो फ्रॉड में नहीं आती, कि सिवाय इसके कि साइलेंस जो है वो इटसेल्फ अमाउंट टू स्पीक, कि वो साइलेंस जो है वो आपकी खामोशी, मतलब अगर एक बंदा पूछता है कि ये घोड़ा जो मैं आपसे खरीद रहा हूँ वो
बीमार है या नहीं है, तो वो चुप रहता है। तो वो अब या वो कहता है कि ये बीमार है, वो खामोश रहता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो कह रहा है कि हाँ बीमार है, बेशक उसने बोला नहीं है। तो वो या फिर उसे वो घोड़ा उसका बीमार था और उसने पूछा ही नहीं, उसने बताया भी नहीं, तो वो फिर फ्रॉड में नहीं आएगा। या फिर अगर कुछ ऐसा था कि वो उसने बताना चाहिए, ज़रूरी था, और फिर भी उसने नहीं बताया, तो वो आएगा इसमें। ठीक है, आगे जी 18 में मिस रिप्रेजेंटेशन। अब मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में थोड़ा सा फ़र्क है। फ्रॉड में उस बंदे की इंटेंशन, नीयत होती है दूसरे बंदे को फ्रॉड पहुंचाने की, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में उसकी इंटेंशन नहीं होती, या उसे खुद पता ही नहीं होता है कि ये जो है चीज़ ऐसे है। वो उसे अब जैसे मतलब वो कहता है उसका, वो सुबह को उसने देखा उसका घोड़ा ठीक ठाक था, उसने उसके सेल कर दिया। उसने पूछा कि भाई घोड़ा बीमार तो नहीं है, उसने कहा ठीक है, बीमारी तो कभी भी किसी को भी आ सकती है ना। जब वो लेके गया घर में तो पता चला जी घोड़ा तो बीमार है। तो ये क्या होगी, मिस रिप्रेजेंटेशन होगी। उसे बेशक नहीं पता था, लेकिन अगले बंदे का तो नुकसान हो गया ना, तो इसलिए ये 18 जो क्या है मिस रिप्रेजेंटेशन में फॉल करता है। और 19 कहता है कि जी इनमें से अगर कोई एक भी एलिमेंट, मतलब फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, कॉर्शन, अंडर इन्फ्लुएंस, कोई भी एलिमेंट आएगा तो वो क्या कहलाएगा, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया एट द ऑप्शन ऑफ द वन पार्टी। आगे है जी 19A, पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट इंड्यूस्ड बाय ड्यू इन्फ्लुएंस। और अगर कोई अंडर इन्फ्लुएंस के जरिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो उसको सेट असाइड करवाया जा सकता है। कौन करवाएगा, जिसकी फ्री कंसेंट ली गई थी अंडर इन्फ्लुएंस के जरिए। 20 में कहता है जी अग्रीमेंट जो है वाइड होंगे अगर बोथ पार्टीज आर मिस्टेकन। अगर दोनों पार्टीज गलती पर हैं तो अग्रीमेंट वाइड होंगे। इफेक्ट 21 कहता है इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ। अब वो कहता है कि मिस्टेक एज टू लॉ, अगर लॉ की मिस्टेक है, मतलब पाकिस्तान लॉ की मिस्टेक है, तो वो इसके ऊपर एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एक्सक्यूज। तो आपको पाकिस्तान लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन अगर पाकिस्तानी लॉ के अलावा लॉ है तो उसकी अगर आपने मिस्टेक कर ली है तो फिर वो वैलिड हो जाएगा। सेक्शन 22 कहता है जी कॉन्ट्रैक्ट कॉज बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। अब इसके हवाले से कहा जाता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वैलिड होते हैं अगर एक पार्टी मिस्टेक कर हो। इसमें ये मिस्टेक वाले 3 सेक्शन थे और इसमें से एक वैलिड है, एक वाइड है, सॉरी 2 वाइड हैं और एक वैलिड है। पहला वाला वाइड था, दोनों पार्टीज मिस्टेक पर है, कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। पाकिस्तान लॉ की मिस्टेक है तो वाइड हो जाएगा, पाकिस्तान के अलावा कोई लॉ की मिस्टेक है तो वैलिड हो जाएगा। 22 में वो कहता है कि ये वैलिड होगा। क्यों वैलिड होगा, क्योंकि इसके ऊपर भी एक प्रिंसिपल अप्लाई होता है कैविएट एम्प्टर वाला, मुश्तरी होशियार बायस। आपने अक्सर जगह पे लिखा पड़ा होगा कि खरीदने वाले होशियार हैं, तो इसलिए जो खरीदार है उसको होशियार रहना चाहिए। अगर वो मिस्टेकन पर है तो वो गलती उसकी है, तो लिहाजा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। सेक्शन 23 कहता है जी वट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट आर लॉफुल एंड वट नॉट। सारे के सारी कंसिडरेशन लॉफुल होती हैं सिवाय इसके कि लॉ ने फॉरबिड ना कर दिया उसको, या कोई फ्रॉडुलेंट ना हो, या उसकी नेचर इस तरह की हो कि अगर लॉ परमिट कर दे तो वो मतलब नुकसान का खतरा हो सकता है एक पार्टी को, या फिर उसमें किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए कहा गया हो, या हो ही गैर इखलाकी कंसिडरेशन, तो फिर वो जो है लॉफुल कंसिडरेशन नहीं होंगी। 23 में अब 24 में वो कहता है कि कंसिडरेशन के अगर अग्रीमेंट वाइड होंगे अगर कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट लॉफुल इन पार्ट, मतलब कुछ हिस्सा जो है उसका लॉफुल है और कुछ हिस्सा अनलॉफुल है, तो अभी वो अग्रीमेंट वाइड होगा 24 के तहत। 25 में क्या कहता है जी कंसिडरेशन लॉफुल होंगी विद, जनरली तो उसने कहा ना 23 में कि वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंसिडरेशन के बगैर नहीं होना चाहिए और कंसिडरेशन भी लॉफुल होना चाहिए। लेकिन 25 में वो कहता है कि अगर बगैर कंसिडरेशन के भी कोई कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो अभी वो लॉफुल होगा। कौन कौन सी उसमें 3 कंडीशन है। पहला तो ये है कि वो लव एंड अफेक्शन की वजह से, मतलब गिफ्ट हो, और उसके अलावा या वो किसी प्रॉमिस की वजह से दिया गया हो, तो भी वो मतलब बेसिकली ये ले दे के ये तीनों चीज़ें एक तरह से गिफ्ट में, विल में, उसमें आ जाती हैं कि जो किसी प्रॉमिस की वजह से ये आपने किसी को कोई सर्विसेज प्रोवाइड की हुई थी किसी टाइम पर और अब वो आपको वैसे उसके बस दे रहा हो, तो फिर वो आपकी 25 में आ जाएंगे। 26 में है जी एग्रीमेंट इन रिस्टेंट ऑफ मैरिज वाइड सिवाय माइनर की शादी रखवाने के लिए अगर आप कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं तो वो वैलिड होगा, अदरवाइज वाइड होगा। ये 26, 23, 28 उसमें जनरल रूल भी है और एक्सेप्शन भी साथ ही दी गई है उसमें। 27 में जी एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड वाइड। अब 27 में अगर आप किसी को कोई ट्रेड करने से रोकते हैं तो वो वाइड होगा, लेकिन अगर किसी की गुड विल आपने ली हुई है तो वो उसकी रिस्ट्रेंट में आप अग्रीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, 28 में जी अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वाइड। लीगल प्रोसीडिंग की रिस्ट्रेंट में अग्रीमेंट वाइड हो जाएंगे, लेकिन सिवाय आर्बिट्रेशन। अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि आर्बिट्रेशन का ये मामला रेफर होगा तो फिर वो लीगल प्रोसीडिंग की रिस्ट्रेंट की जा सकती है, फिर वो वाइड नहीं होगा। अब 29 है जी एग्रीमेंट फॉर अनसर्टेनिटी।
अब कोई एग्रीमेंट है जो कि अनसर्टेनिटी के हवाले से है, वो क्या होगा, वाइड होगा। मतलब कोई ऐसा इवेंट जिसका पता ही नहीं है कि होगा या नहीं होगा, तो फिर वो वाइड हो जाएगा। 30 में क्या है जी, एग्रीमेंट्स बाय वे ऑफ वेजर वाइड। अग्रीमेंट बाय वेजर वेजर, ये जो शर्त के जुए वाले मामला होते हैं, ये इसके हवाले से अगर कोई एग्रीमेंट किया गया है तो वो क्या होगा, वाइड होगा। लेकिन ये हॉर्स रेसिंग की प्राइस विनिंग, मतलब जो घोड़ा के ऊपर हॉर्स रेसिंग कर रहा है और जो घोड़ा जीतेगा, उस जीतने वाले घोड़े के ऊपर जो इनाम होगा वो इनाम लाफुल होगा। लेकिन अगर वो कोई ये शर्त लगाता है कि भाई ये जो घोड़ा जीता तो मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा, ये घोड़ा हारा तो तू मुझे 10,000 रुपये देगा, तो फिर ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वाइड होता है। ठीक है जी। 30A, एग्रीमेंट्स कोलेटरल टू वेजरिंग एग्रीमेंट्स वाइड। अब वेजरिंग एग्रीमेंट से रिलेटेड कोई भी एग्रीमेंट है तो वो क्या होगा, वाइड। मतलब इसमें जुआ आ गया, शर्त आ गई, ये जो ताश, ये जो मैच के ऊपर जो लगाते हैं सट्टेबाजी, वो भी सारे के सारे वाइड हो जाएंगे। 30B है जी, नो सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी कमीशन इट इज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ वाइड एग्रीमेंट्स। अब वो कहता है कि अगर आपने वाइड एग्रीमेंट कर लिया, मतलब वो सट्टा मैच में लगा लिया कि अगर पाकिस्तान जीता तो मैं 10,000 रुपये दूंगा और उसने दे दिया, तो वो उसके हवाले से कोई सूट फाइल नहीं किया जा सकता। 30C कहता है जी, पेमेंट बाय गार्डियन एग्जीक्यूटर इन रिस्पेक्ट ऑफ वाइड एग्रीमेंट नॉट टू बी अलाउड। अब किसी भी गार्डियन या एग्जीक्यूटर के जरिए भी वो कोई ऐसी पेमेंट अलाउड नहीं है। चैप्टर 3 स्टार्ट हो जाता है। अब जी चैप्टर 2 था, 10 से लेकर 30 तक, मतलब टोटल 20 सेक्शन आए उसमें। चैप्टर 3 हो गया जी, ऑफ कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। 31 क्या कहता है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड। इसमें और जो ये वेजरिंग एग्रीमेंट वाला था ना, कौन सा, 30 और 31 में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, वो ये कहा जाता है कि ये जो कोलेटरल टू सच कॉन्ट्रैक्ट है ना, उसमें है अनसर्टेन इवेंट, और इसमें होता है एक सर्टेन इवेंट कि जो हो सकता है और नहीं भी हो सकता। उसमें है कि वो दोनों, अगर वो इवेंट मतलब घोड़ा जीता है तो वो एक बंदा पैसा जाएगा, घोड़ा हारेगा तो दूसरा बंदा पैसा जाएगा। लेकिन ये कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में इस तरह से नहीं होता। ये एक तरह से होते हैं जिस तरह ये इंश्योरेंस कंपनी वाले होते हैं ना, वो अगर आपके घर को आग लगी तो वो पैसे देंगे, अगर नहीं लगी तो आप देंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। वो उसमें होता है कि अब देखें, एक कॉन्ट्रैक्ट टू पे ₹20 10,000 इफ 20 हाउसेज बर्न, दिस इज कंटिजेंट कर रहा है। अगर घर जला तो वो पैसे देंगे इंश्योरेंस कंपनी वाले, अगर नहीं जला तो फिर नहीं देंगे। 32, इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंटिजेंट टू एन इवेंट हैपनिंग। अगर कोई इवेंट के हैपन होने के हवाले से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है तो फिर वो क्या कहलाएगा, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। और वो परफॉर्म कब होगा, जब वो इवेंट एक्चुअली हैपन हो जाएगा। लेकिन अगर वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए हैपनिंग के हवाले से तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। 33 जी, इन्फोर्समेंट ऑफ, मैं साथ साथ एग्जाम्पल तो नहीं कर रही हूँ वैसे, क्योंकि मेरा इरादा है इलस्ट्रेशंस के हवाले से ना एक अलग से लेक्चर बनाने का, जितनी भी इलस्ट्रेशंस है जिस जिस लॉ में भी, तो उसमें करेंगे। फिलहाल सिर्फ सेक्शंस का ओवरव्यू करने की कोशिश करें।